नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता चंपत राय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि एक नौजवान सर्दी के मौसम में पैदल चलकर देश का भ्रमण कर रहा है, ये स्वागत योग्य है। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और मुख्य पुजारी मंदिर के सत्येंद्र दास ने भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। विप नेता के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो क्या आरएसएस कांग्रेस को लेकर अपने रुख में नरमी ला रही है, ये भी एक सवाल है, या ये बयान महज एक संयोग माना जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आरएसएस के बड़े नेता चंपत राय ने कहा है कि एक नौजवान देश में कड़ाके की सर्दी के बीच देश में घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, देश को जोड़ने की बात कर रहा है, ये स्वागत योग्य है। और अब इसको लेकर अलग तरीके के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा कुछ लोग ये भी इस वक्तव्य का मायने निकाल रहे हैं कि आरएसएस का जो एजेंडा है अब वो कांग्रेस के प्रति नरम पड़ता जा रहा है। क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। आप सब पत्रकारों। यहाँ बीरू तिवारी आए थे, उनके साथ दो और कांग्रेसी रहे आए। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम वहाँ पर सम्मिलित हो जाए। हम कहा हम वहाँ नहीं जाते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा एक शुभकामना दे दी, तो हमने एक शुभकामना दे दिया कि भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा है वो मंगलमय हो और उनकी सफलता उनको मिले और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो। यही बात रही। प्रजातंत्र में विपक्ष का अपनी एक भूमिका रहती है और मैं हमेशा कहती थी विपक्ष भी उतना ही मजबूत जो पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रख के बात करे। जैसा हमारा जो विपक्ष था जब हम थे विपक्ष में, तो अटल जी के लिए जो बोला जाता था कि पूरे एक एक चीज़ की उनको मालूमात थी। अटल जी है, अडवाणी जी है, तो आज भी हम कल्पना करते विपक्ष की, तो लगता है ऐसे ताकतवर नेता तो चाहिए कि जो सरकार को जगाते रहेंगे। तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी कि विपक्ष निकल ही जाए, नहीं। और जो पूरे हिंदुस्तान को समझ करके बोले, तो अगर राहुल जी की जो पदयात्रा है वास्तव में अगर वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसका स्वागत करूंगी। मैं चाहूँगी ताकि समझ बुझ के वो आगे की बात कर पाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मजबूत होगी इस यात्रा से, चुनौती होगा इस यात्रा से कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस मजबूती मिलेगी सरकार की? देखो, वो तो उनका पक्ष के अंतर्गत की बात है। किसको मजबूती, वो देश को मजबूती देना चाहिए कि जाते हैं कि संगठन को मजबूती देना, ये उनका प्रश्न है। मैं उसमें नहीं जाती क्योंकि उनका संगठन का प्रश्न है कि क्या संगठन को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं क्या, ये मुझे नहीं मालूम। मैं इस रूप में उसको लेती हूँ कि एक युवा नेता देश को समझने निकला है तो कुछ देश का भला ही सोचेगा और सोचना चाहिए, होगा। देखो, ये भी ऐसा है, नीतिगत मामला है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मुख्यमंत्री का क्या कहना। कौन चाहेगा कि कोई शराब पिए, मगर क्या उसका उपाय शराबबंदी ही है या सामाजिक जागरूकता करके होना चाहिए? व्यक्ति अपने मन से छोड़े तो वो बात होती है कि नहीं पिए शराब। तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सामाजिक जागरूकता करना ये मायने। तो सामाजिक संस्थाओं का काम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा मुझे राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम
उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है, नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है, जोड़ने का काम हो। तो आरएसएस के नेता चंपत राय ने बयान दिया कि एक नौजवान जो है वो सर्दियों में घूम रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लोगों से मिल रहा है और भारत जोड़ को जानने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्वागत योग्य है। अब आरएसएस के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। हालांकि राम माधव ने भी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी को समर्थन देगी अगर उनकी आरएसएस की विचारधारा को जो पक्ष जो है मजबूत करेगा। कोई भी पार्टी अगर आरएसएस की विचारधारा को महत्व देती है तो उनके कार्यकर्ता उस पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता देश के राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, वो राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं और उनके कार्यकर्ताओं पर कभी भी किसी भी पार्टी के लिए काम करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो भी आरएसएस के मूल विचार के साथ अपनाने की बात करेगा आरएसएस को, जो भी आरएसएस के मूल विचारों पर काम करने की बात करेगा, उसके लिए संघ के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अब चंपत राय ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान जो है वो सर्दियों में घूम रहा है, भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, भारत को समझने की बात कर रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। आरएसएस की तरफ से लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी खुद इस दौरान आरएसएस और बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं, बीजेपी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है, लेकिन इस बीच अगर कोई खामोश है तो वो है आरएसएस। और आरएसएस की तरफ से लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की जा रही है, उसका स्वागत किया जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर भारतीय सियासत में अलग ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए जो आरएसएस के नेतृत्व में सॉफ्ट कॉर्नर है वो एक बन चुका है, या फिर यूं कहें कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक और सिरा जो है कांग्रेस का, उसे आरएसएस का साथ मिल रहा है। आरएसएस जो है वो बीजेपी को सिर्फ एकमात्र अपना राजनीतिक विकल्प नहीं मानती है। आरएसएस जो है उसका मानना है कि जो भी उसके विचारों के साथ आगे बढ़ेगा वो उसे सहयोग करेगी, उसके कार्यकर्ता उसके लिए सहयोग करेंगे। तो इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शुभम तिवारी जो है हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, आरएसएस की तरफ से लगातार जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफें की जा रही हैं, क्या कुछ मायने निकलते हैं इसके? आरएसएस की जो विचारधारा है या आरएसएस के जो बड़े नेता का बयान है जो चंपत राय जी हैं, उनका बयान इसलिए मायने रखता है कि वो राम जन्मभूमि से नहीं आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक माने जाते हैं और वो उस समय से आप देखेंगे कि वो सबसे पुराने। और दूसरी बड़ी बात वहां से शुरू होती है कि वो राम जन्मभूमि जो आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन के वो सूत्रधार थे। जब रथ यात्रा शुरू हुई अडवाणी जी की तो उसमें वो आगे थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उसमें जो दोषी करार दिए गए उनमें से चंपत राय जी थे। और चंपत राय जी का एक और मूल है कि यदि जब बाबरी मस्जिद की तो सारे नेताओं ने एक तरह से नकार दिया कि मतलब ये कानून व्यवस्था हुआ या बिगड़ी व्यवस्था, तो मतलब मस्जिद का विध्वंस हुआ या गिराई गई। लेकिन दो ही नेता देश में ऐसे निकले जिन्होंने कि खुले तौर पे स्वीकार किया कि हम मतलब मस्जिद गिराए, जिसमें से चंपत राय थे और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे। तो इस तरीके से उनका ये बयान की, जबकि उन्होंने अपने बयान के दूसरे हिस्से में कहा कि हमने मतलब उनकी जो यात्रा चल रही है उससे हमारी सहानुभूति है और देश जोड़ने के लिए सबको देश घूमना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। तो आरएसएस का बयान और वो भी उसका बयान जो कि उस पूरी एक विचारधारा को इंगित करता है, उस बयान का मायने है। और साथ में पुजारी का भी बयान तो एक अलग तरीके से देखा जाएगा और आरएसएस को देखा जा रहा है कि क्या आरएसएस
उस कांग्रेस के प्रति नरमी ला रही है जो कांग्रेस पूरी यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस आरएसएस को कोसते नजर आए। तो एक कांग्रेस आरएसएस में बदलाव ये देखने को मिल रहा है इन बयानों से। जी शिवम, ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं, बीजेपी भी हमले कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो है वो आरएसएस खामोश है। यहाँ तक कि सावरकर का नाम लिया जाता है, आरएसएस का नाम सीधे तौर पर राहुल गांधी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस की तरफ से जो तारीफें की जा रही हैं राहुल गांधी की, क्या इसे जो उन्हें चिट्ठी दी गई थी चंपत राय को और बाकी सारे आरएसएस के नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में एक तरीके से मानवता के तौर पर दी जा रही है या फिर इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं? आरएसएस अब कुछ लीक से हटकर सोचने का काम कर रही है। आरएसएस का जो अभी तत्कालिक बयान है उसमें तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एक यात्रा है और आरएसएस उस तरीके से उस यात्रा को काउंटर नहीं कर रही है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है आरएसएस की जो अपनी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं उस भारत जोड़ो यात्रा में दिखती है। और दूसरी बड़ी बात यह है, सावरकर का नाम आपने लिया, आरएसएस अपने 100वें साल में जा रहा है, 2022 में वो अपने 100 साल पूरे किया है जी। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि आरएसएस के पूरे इतिहास में आप देखेंगी तो वो जितने उसके संचालक हुए उनके 3 हिस्सों में है। वो आजादी से पहले एक दूसरे तरह की आरएसएस थी, आजादी के बाद 2014 तक दूसरे तरीके से आरएसएस थी और 14 के बाद से आरएसएस दूसरे तरीके से आ जाई है जी। लेकिन सवाल यहाँ है, आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो आरएसएस जो 1921 में गठन हुआ और 47 तक वो हिंदुत्व के उस लाइन को लेके आगे चली और उसके बाद आप देखेंगे तो वो कभी जनसंघ के पीछे खड़ी रही, तो कभी जनता पार्टी के पीछे खड़ी रही। इस तरीके से तमाम उसके जो नेता थे राजनीतिक प्रयोग किए, वो लगातार 16 तक ये होता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे भी खड़े रहे, लेकिन जो आरएसएस की विचारधारा को देखेंगी तो वो कहीं ना कहीं हमेशा बीजेपी से टकराव की स्थिति रही। मतलब उनके जो सारे सरसंचालक हुए वो चाहे आप देखेंगे तो 5 सरसंचालक में हेडगवार का रिश्ता बहुत अच्छा रहा तमाम हिंदुत्व संगठन से, लेकिन उनके बाद जो आए सावरकर आए, वो भी एक तरह से मतलब सामंजस्य बैठाने की कोशिश की लेकिन नहीं बैठा पाए। इमरजेंसी के पीछे देखेंगे तो बाला साहब देवरस आते हैं जो आरएसएस के सरसंचालक हुए, उसके बाद रजू भैया, उसके बाद सुदर्शन जी तक आते आते मामला इतना बढ़ जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और सुदर्शन जी आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन 14 के बाद से स्थितियां बदल जाती हैं। जो आरएसएस जिस तरीके की एक विचारधारा देश में लाना चाह रहा था वो अब आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि आरएसएस जिस चीज के लिए वो जाना जाता था वो सांस्कृतिक या अनुसांगिक संगठन कहा जाता था, वो अब वो जनता के बीच में उन चीजों को लाए, क्योंकि उसके पास अब वो सवाल नहीं रहे हैं कि वो देश में एक व्यापक पैमाने पे किस तरीके से वो विचारधारा को रखेगा, क्योंकि वो उसके सामने आरएसएस का ही एक प्रचारक प्रधानमंत्री बना है और सत्ता को संभाला है। तो आरएसएस के अंदर भी अब उस तरीके का बदलाव नहीं है, वो पुराने उसके संगठन कहीं ना कहीं मतलब हाशिए पे चले गए। तो एक तरीके से आरएसएस भी अपने आप को फिर नए तरीके से देश के सामने लाना चाहती है और इसी लिहाज से वो अपने आप को दिखाने के लिए कांग्रेस को भी कांग्रेस के विपक्ष में एक आध बयान दे देती है, एक आध बयान बीजेपी के पक्ष में देती है और एक तरह से वो साधने की कोशिश ही कर रही है आरएसएस पूरी। जी शिवम, राम माधव ने भी एक वरिष्ठ नेता है जो आरएसएस के, उन्होंने कहा था कि स्वयं सेवक जो है वो राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के वो किसी भी पार्टी के साथ काम कर सकते हैं बशर्ते वो आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हों। तो ये किस तरीके का संदेश है? अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो बीजेपी के है वो उसे समर्थन जो है आरएसएस से मिलता है और बाकी लोग भी जो है वो आरएसएस और बीजेपी को अलग करके नहीं देखते हैं। तो क्या आरएसएस जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी अपने एजेंडे को सफल करने के लिए एक भविष्य तलाश रही है या फिर वो बीजेपी को ये संदेश देना चाहती है कि सिर्फ आप ही नहीं है हमारे उद्देश्य को आगे लाने के लिए? आरएसएस के बारे में एक पुरानी उसकी विचारधारा है। जब देखेंगे किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो जो आरएसएस का सबसे बड़ा किसान संघ है वो हाशिए पे चला गया। उसके जब किसान जितने भी किसान थे वो दिल्ली की सीमाओं पे जब बैठे थे तो आरएसएस उसके बराबर में गांव में अपनी संगठन को बढ़ा रहा था, लेकिन वो किसान संघ और किसान संघ के जो उसके नेता थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वीकार किया कि ये किसान बिल लाने से पहले सरकार ने हमसे कोई राय मशवरा नहीं किया और वो कहीं ना कहीं सरकार को ही घेरते नजर आए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो आरएसएस की अपने जो 40 से ज्यादा अनुसांगिक संगठन है वो आज कहाँ है? वनवासी संगठन कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई देता।
आदिवासी संगठन कहीं नहीं है, तमाम उसके जो संगठन है वो कहीं ना कहीं आज इस टाइम हाशिए पे चले गए हैं जी। तो सरकार या संघ चाहता है कि उसकी साख जनता में बनी रहे। वो जिस मुद्दे को लेके पिछले 100 सालों से आंदोलन कर रहा है वो मुद्दे आज उनका समाधान नहीं हुआ और उन स्थिति में नहीं हुआ जबकि एक आरएसएस का ही निकला हुआ स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना और उसकी सरकार चल रही है और उसके मुद्दे हाशिए पे हैं। जो वो जिन जिन मुद्दों को लेके वो आंदोलन करता रहा है कांग्रेस की सरकारों में वो कहीं ना कहीं इन सरकार से पूरे नहीं हुए। एक तो वो बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आरएसएस कांग्रेस को लेके इन 2014 के बाद से स्थितियां बिगड़ी हैं। नहीं तो आरएसएस को लेके कांग्रेस का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। चाहे वो देखेंगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद इंदिरा गांधी के पक्ष में वही आरएसएस और बाला साहब देवरस ने बयान दिया था। तो कांग्रेस और आरएसएस के बीच में बड़ी खाई हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से रहा है। तो इस तरीके से वो उसी सॉफ्ट कॉर्नर को फिर आगे ले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की बात आएगी तो वो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी नेता हो हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन वहीं से दूसरा सवाल है कि क्या आरएसएस ये चीज मानती है कि भारत टूट चुका है या भारत को जोड़ने की जरूरत है? यदि भारत को जोड़ने की प्रशंसा आरएसएस करती है इसका मतलब आरएसएस भी कहीं ना कहीं मानती है कि भारत में भाईचारा या जो कांग्रेस कह रही है वो बिखराव हुआ है समाज में, तभी तो वो स्वीकार कर रही है कि राहुल गांधी जोड़ने जा रहे हैं। जी। शुभम, राजीव तुली आरएसएस नेता है, उन्होंने ये कहा कि जो ये एक सद्भावना के तरीके पे आरएसएस के जो नेता है चंपत राय, उन्होंने सद्भावना के तौर पे तारीफ की है, लेकिन इतनी बड़ी बात कहना, पहले राम माधव ये कहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो बीजेपी को एक सिद्धांत के तौर पर सपोर्ट करते हैं। आरएसएस का कहना है कि उनकी सिद्धांत को मानती है बीजेपी, राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने की बात करती है, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बात साथ में कही जाती है कि वो बाध्य नहीं है। तो क्या ऐसे बयान जो आ रहे हैं वो एक तरीके से बीजेपी से दूरी बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं इशारा कर रहे हैं कि आरएसएस जो है वो अब बीजेपी से थोड़ा सा गैप कर रही है अपने आप संबंधों को लेकर? 2014 के बाद से संबंधों में बहुत ऊपर नीचे हुआ है। आप वैसे देखेंगे 2014 के जब चुनाव जीत गए थे 12 मई को 23 मई 2014 को मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ। उसके ठीक लगभग 2 महीने बाद महाराष्ट्र में एक चिंतन शिविर 3 दिवसीय आयोजित किया गया था, जिसमें आप देखेंगे तो पीएम मोदी उस चिंतन शिविर में 2 दिन के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद से 14 के बाद से 19 का चुनाव हुआ, इसके बाद तमाम शहरों में आरएसएस के बड़े शिविर लगाए गए, चिंतन शिविर हुआ, 3 दिवसीय 4 दिवसीय शिविर हुआ। लेकिन कहीं न कहीं वो भाजपा के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो कहीं उस मतलब एक तरह से उसमें नजर नहीं आए, आरएसएस के बड़े कार्यक्रमों में नहीं नजर आए। और जो जिस तरह की आरएसएस मतलब एक तरह से उसका अपना विचार था वो कहीं ना कहीं आत्मसात राजनीतिक तौर पे तो भाजपा ने किया लेकिन उसको लागू नहीं किया। एक उससे लेके उनको दिक्कत है। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि यूपी का चुनाव होता है, यूपी में यह होता है कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि मनोज सिन्हा को बनाया जाए, लेकिन इसी बीच में आरएसएस बैठक बुला के और मुंबई से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की घोषणा कर देता है। तो वो उसी साख को बनाए रखना चाहता है आरएसएस, और इसी तरीके से वो सोचता है कि बीजेपी में हमारा एक तरफा राज चले और जिस तरीके से हम चाहते हैं बीजेपी उसी तरीके से चले। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को समझ रही है और वो आरएसएस के पूरी तरीके से एजेंडे को फॉलो नहीं कर रही है। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तो चंपत राय को भले ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो पीएम के ओएसडी थे नृपेंद्र मिश्रा, उनको ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस तरीके से सेंटर हर चीजों को देखती है और वही आरएसएस को कहीं ना कहीं खटक रहा है कि हर मामलों में बीजेपी या सेंटर की जो टीम है वो हर जगह हमारे सामने खड़ी होती है, फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता बचता है। जी शुभम, ये भी ऐसा माना जा रहा है कि एक तरीके से जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल रहा है। आने वाले समय में भाजपा जो है वो कहीं किसी मुद्दे पर कमजोर पड़ सकती है या फिर इलेक्शन आने वाले पासा पलट सकता है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आरएसएस का जो सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस को लेकर आ रहा है वो राजनीतिक परिवेश के बदलते परिणाम का स्वरूप है कि अगर सत्ता से बीजेपी बेदखल होती है तो केंद्र सरकार के साथ भी उनके जो संबंध है आरएसएस के वो बने रहे ताकि वो अपनी विचारधारा को और आगे ले जा सकें।
हाँ, ऐसा है, हो सकता है आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिले, क्योंकि तमाम तरह के लोग कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी के साथ कभी भी जा सकता है, और मौजूदा राजनीति में इसके तमाम बड़े उदाहरण मिले हैं, जो एक तरफ से सत्ता ही पूरी तरह दूसरे पक्ष में चली गई और दूसरी सत्ता दूसरे पक्ष में आ गई। तो ये बड़ी बात नहीं हो सकती है आरएसएस के लिए, लेकिन आरएसएस इसकी जो अभी कर रहा है, इसकी घोषणा वो पहले से ही करता आया है। आप देखेंगे तो पिछले महीने आरएसएस के किसान संघ और उसके तमाम बड़े नेता दिल्ली में आए और दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली की और बीजेपी को ये चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बीजेपी एमएसपी और तमाम जो उन्होंने वादे किए थे किसानों से, यदि उन वादों को वो नहीं पूरा कर पाती है तो बीजेपी, आरएसएस और किसान संघ इसके लिए मैदान में उतरेगा और सरकार पे दबाव बनाएगा कि सरकार जिन्होंने वादा किया था किसानों से वो एमएसपी का कानून लागू करे। तो तमाम तरह से अब उस तरीके से वो आरएसएस नहीं बच गई है कि जो बीजेपी का हर जगह बचाव करती थी, वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे पे अब वो सरकार के सामने भी आके खड़ी होने लगी है। बिल्कुल शुभम, जो आरएसएस है वो बदलते राजनीतिक परिवेश को भांप चुकी है और यही वजह है कि कभी वो भारत जोड़ो यात्रा की सराहना करती है तो कभी वो आरएसएस जो है वो बीजेपी के कुछ मुद्दों पर चुप्पी भी साध लेती है। बात चाहे हिंदू मुसलमान की आती हो, एनआरसी की आती हो, ऐसे मुद्दों पर आरएसएस जो है खुद को खामोश कर लेती है। तो समय की कमी की वजह से ये बातचीत का जो दौर है हम यही रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो आरएसएस का जो एजेंडा है वो क्लियर है, वो जो भी भारत को जोड़ने की बात करेगा, जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भारत की संस्कृति को आगे लाने की बात करेगा, आरएसएस का कहना है कि वो इसके साथ है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।